दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई मास्टरपीस मूवी कांतारा का एक्सप्लेनेशन करूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम एक बार इस मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस जरूर कर लेना, क्योंकि सालों में एक बार कभी ऐसी मूवी आती है जहां हमें अपने कल्चर पर, अपने ट्रेडिशन पर, अपने एक्टर्स और आर्टिस्ट पर प्राउड फील होता है। और ये मूवी भी उन्हीं में से एक है जो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो चलिए हम इस मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1847 के समय, जहां एक राजा हुआ करता था जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए राजा के पास सब कुछ था। धन दौलत, हजारों एकड़ की जमीन, परिवार के रूप में देखभाल करने वाली पत्नी, 2 प्यारे बच्चे, सम्मान देने वाली प्रजा, सब कुछ। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजा के पास एक चीज की कमी थी, और वो थी मन की शांति। कई सारे मंदिरों में भगवान को सोना चढ़ाना, पितरों को खाना खिलाना और तीर्थ स्थलों में स्नान करने के बाद भी राजा चैन की नींद और मन की शांति के लिए तरसने लगा था। परेशान होकर एक बार एक तांत्रिक से पूछने पर उसे पता चला कि अपनी मन की शांति उसे खुद ही अकेले ढूंढनी होगी। इसलिए राजा अपने परिवार और प्रजा को छोड़कर अकेले ही मन की शांति की खोज में निकल जाता है और कई सारे तीर्थ स्थलों में जाकर गुरुओं से मिलकर भी वो असंतुष्ट रहने लगता है। इस धरती पर उसकी समस्या का निवारण करने वाला कोई स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर वो जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी अचानक उसे गगरा की आवाज सुनाई देती है और वो वहीं पर रुक जाता है। राजा को उस आवाज से डर नहीं लगता, बल्कि उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे अपने पास बुला रहे हैं। उस आवाज की दिशा में चलने पर वो एक पत्थर के पास आकर रुकता है और अपनी तलवार त्याग कर देता है। उस पत्थर के सामने बड़ी श्रद्धा से अपने हाथ जोड़ने पर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और इस पल राजा के मन में वो खुशी और शांति थी जिसको वो बरसों से तलाश कर रहा था। पर तभी वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं और राजा उनसे उस भगवान को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगता है। लेकिन गांव के लोग बड़ी विनम्रता से अपने भगवान पंजोर्ली को राजा के पास सौंपने से मना कर देते हैं। पर तभी उनमें से एक आदमी को डेमी गॉड यानी देव पंजोर्ली पॉजेस कर लेते हैं और राजा से कहते हैं कि मैं इस गांव का पंजोर्ली हूँ और सालों से गांव वालों की रक्षा करते आ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हें जिंदगी भर की सुख शांति दूं, तो बदले में तुम गांव वालों को क्या दोगे? राजा कुछ भी देने के लिए तैयार होने पर देव पंजोर्ली जोर से चीखते हैं और कहते हैं कि जितनी दूर तक मेरी आवाज सुनाई दी है उतनी जगह तुम्हें गांव वालों को देनी होगी। लेकिन याद रखो, मेरे साथ उग्र रूप गुलिगा देव भी आएंगे और अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो मैं तो तुम्हें माफ कर पाऊं, लेकिन गुलिगा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राजा मान जाता है और वचन के अनुसार उतनी जमीन गांव वालों के नाम करके देव पंजोर्ली को बड़ी खुशी से अपने घर ले आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में कभी सुख और शांति की कमी नहीं होती और उनका जीवन संतुष्ट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी 1970s में आती है, जहाँ उसी गांव में भूता कोला नाम का एक फेस्टिवल चल रहा था। भूता यानी स्पिरिट और कोला यानी सेरेमनी या फेस्टिवल। दरअसल ये एक एंशिएंट रिचुअल होता है जिसमें कर्नाटका के उडुपी मैंगलोर रीजन में रहने वाले तुलु कम्युनिटी के लोग भगवान या देव को वर्शिप करते हैं। इस फेस्टिवल में एक परफॉर्मर मेकअप और फोक कॉस्ट्यूम में डांस परफॉर्म करते हैं, जिस दौरान देव उन्हें पॉजेस करते हैं। देव यानी एक तरह की सुपरनैचुरल पावर्स की स्पिरिट जो परफॉर्मेंस के वक्त उस परफॉर्मर्स को पॉजेस करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कहने को तो देव सिर्फ कुछ ही समय के लिए उस परफॉर्मर को पॉजेस करते हैं, पर उसी दौरान वो अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से गांव वालों के प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्हें फ्यूचर में आने वाले क्लैमिटीज से वार्न भी करते हैं। कोला में परफॉर्म करने वाले परफॉर्मर दरअसल एक ही फैमिली से होकर जनरेशन टू जनरेशन भूता कोला में परफॉर्म करते आते हैं। ये प्रथा एंशिएंट टाइम से चलते आ रही है और आज भी इसे अपने भक्तों द्वारा बड़ी श्रद्धा से फॉलो किया जाता है। गांव वालों का मानना है कि अपने गांव को फलने फूलने और उन्हें किसी भी खतरे से दूर रखने के लिए देव को वर्शिप करना जरूरी है। हालांकि तुलु कम्युनिटी के लोग कई सारे देवास में मानते हैं, पर इस मूवी में पंजोर्ली देव
और गुलिगा देव का रेफरेंस दिया गया है। अब प्रेजेंट टाइम में शिवा नाम के एक बच्चे के पिताजी भूताकोला में परफॉर्म कर रहे थे और उस सेरेमनी में उस राजा का एक वंश भी आया हुआ था जिसे भूताकोला और देव में जरा भी विश्वास नहीं था, पर फिर भी वो वहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि सबके सामने वो अपने पूर्वजों की जमीन गांव वालों से वापस मांग सके। परफॉर्मेंस के वक्त वो आदमी पंजूली से अपनी जमीन वापस मांगता है और कोर्ट जाने की धमकी भी देता है, पर पंजूली देव उससे कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने वो जमीन तुम्हारे परिवार की शांति के लिए अपनी मर्जी से गांव वालों के नाम की थी, इसलिए वो जमीन अब उनकी है और तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। लेकिन तभी वो आदमी उनकी बातों का मजाक उड़ाते हुए उनसे ये पूछता है कि ये देव बोल रहे हैं या परफॉर्मर, जिस पर पंजूली गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद अगर मैं तुम्हें कहीं दिख गया तो समझ लेना ये परफॉर्मर बोल रहा था, और अगर नहीं दिखा तो देव। इतना कहकर शिवा के पिताजी एक मशाल लेकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं और अचानक एक जगह आकर गायब हो जाते हैं। और वो आखिरी पल था जब गांव के लोगों ने शिवा के पिताजी को देखा था। कुछ ही दिनों में उस राजा के वंश की भी कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करने से मौत हो जाती है, और यहाँ हम समझ सकते हैं कि उसे गुलिगा देव ने ही उसके कर्मों की सजा दी होगी। अब कहानी 20 साल आगे 1990 में दिखाई जाती है, जहां उस परफॉर्मर का बेटा शिवा ट्रेडिशनल फेस्टिवल कंबाला यानी बुफेलो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था। 50 पार्टिसिपेंट के बीच शिवा सबसे कम समय लेकर वो रेस जीत जाता है, पर ऑर्गेनाइजर्स चीटिंग करके जमींदार के बुफेलो को विनर डिक्लेयर करते हैं, जिससे गुस्सा होकर शिवा जमींदार के लोगों की पिटाई करता है और बात जमींदार तक पहुंच जाती है। जमींदार देवेंद्र दरअसल उसी आदमी का बेटा था जो 20 साल पहले कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करने से मर गया था, पर देवेंद्र अपने पिता की तरह लालची न होकर गांव वालों के साथ अच्छा बर्ताव करता था, इसलिए वो अपने खास आदमी सुधाकर से कहकर लाया हुआ मेडल शिवा को सौंप देता है। कुछ दिन बाद वहाँ कोला फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए देवेंद्र शिवा को पैसे देकर फेस्टिवल धूमधाम से ऑर्गेनाइज करने को कहता है। अब ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अपने पिता के बाद भूताकोला शिवा को परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन जब से शिवा ने अपने पिता को भूताकोला के वक्त गायब होते देखा था, तब से उसने डिसाइड किया कि वो उस परफॉर्मेंस में पार्ट नहीं लेगा। वो शराब पीने लग गया था, जंगल के पेड़ तोड़ा करता, नशा करता, यहाँ तक कि वो सुअरों को भी मार कर खाता था, जिसके लिए हमेशा उसकी माँ उसे डांटती रहती। शिवा के हर बुरे काम में उसके दोस्त भी उसका साथ देते और अपना गुजारा करने के लिए देवेंद्र का छोटा मोटा काम भी करते, जैसे कि जंगल के पेड़ काटना, जंगली सुअर या हिरन मारना, जिसके बदले में देवेंद्र उन्हें कुछ पैसे और शराब की बोतलें देता। और यही रीजन था कि भूताकोला में शिवा का चचेरा भाई गुरुवा परफॉर्म करता। अब एक दिन वहाँ जंगल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट इंस्पेक्टर मुरली की एंट्री होती है, जो काफी स्ट्रिक्ट और अपने काम के प्रति ईमानदार था, बट साथ ही वो उस गांव के कल्चर और भूताकोला जैसे ट्रेडिशन से भी अनजान था और कहीं ना कहीं उसे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था। एक दिन वो गांव के कुछ लोगों को जंगल से लकड़ियां लाते देख लेता है और आगे ऐसा करने से उन्हें वार्न करता है, क्योंकि जंगल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी और कोई भी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना जंगल से पेड़ काटकर नहीं ले जा सकता था। इस बात को लेकर शिवा और मुरली में कहासुनी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जंगल में शिकार होने से रोकने के लिए मुरली ने अपने लोगों को दिन रात वॉच पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से शिवा और उसके दोस्त पकड़े जाने के डर से रात में शिकार करने लगे थे। और एक बात यहाँ गौर करने वाली ये थी कि जब भी शिवा किसी जंगली सुअर का शिकार करता, उस रात उसे कभी देव या कभी गगरा पहने हुए एक सुअर के डरावने सपने दिखाई देते। अब गांव में कोला फेस्टिवल शुरू हो चुका था और वहाँ बड़ी जोर शोर से पटाखे फोड़े जा रहे थे, पर तब भी मुरली वहाँ आकर उन्हें पटाखे फोड़ने से मना करता है, क्योंकि उससे जंगल के जानवरों को तकलीफ होती थी। यहाँ हम समझ सकते हैं कि मुरली को भले ही गांव के ट्रेडिशन से प्रॉब्लम थी, पर एट द एंड वो जंगल और जंगल के जानवरों को शिकारियों से प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन शिवा उसकी बात सुनने से मना करता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। फिर किसी तरह देवेंद्र और गांव के लोग बात को बढ़ने से रोक देते हैं और मुरली को वहां से भेज देते हैं। शिवा लीला नाम की लड़की से प्यार करता था,
जो अभी अभी फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट करके गांव वापस लौटी थी। शिवा देवेंद्र की मदद से उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी लगवा देता है और इम्प्रेस होकर लीला भी शिवा से प्यार करने लगती है। अब नौकरी के पहले ही दिन मुरली लीला, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और अपने सभी लोगों को लेकर गांव में सर्वे करने आता है, क्योंकि गवर्नमेंट उस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहती थी। गांव वालों को कई दिन पहले ही नोटिस भेजने के बाद भी उन्होंने वो जगह खाली नहीं की थी, इसलिए मुरली वहां गवर्नमेंट ऑफिसर से मेजरमेंट लेकर सुधाकर के लाए हुए वर्कर से खुदाई करवाता है। गांव वाले मुरली और उसके लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं और तभी सुधाकर का एक वर्कर शिवा की मां पर हाथ भी उठाता है। ये देख शिवा और सभी वर्कर के बीच लड़ाई होने लगती है, पर मुरली गन पॉइंट पर शिवा को बांध देता है, जिसके बाद मुरली के कहने पर सारे वर्कर्स उस जगह की सर्वे करते हैं और एनक्रोच्ड जगह को खोद देते हैं। गांव वालों के साथ साथ शिवा भी लीला को दोष देने लगा था, क्योंकि लीला ने उसका साथ ना देते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ दिया था। पर ये कोई नहीं समझ पाता कि लीला ने बस अपनी नौकरी बचाने की मजबूरी में अपने सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो किए थे। आगे देवेंद्र एक लॉयर हायर करता है ताकि वो गांव वालों की जमीन बचाने के लिए जमीन के डॉक्यूमेंट सही तरीके से बना सके। पर तभी गांव वालों में से एक एक्साइट होकर देवेंद्र का घर देखने के लिए घर के अंदर पैर रख देता है, जिसे देखकर देवेंद्र का एक आदमी उसे पीटते हुए घर से बाहर निकाल देता है। दरअसल देवेंद्र के गांव वालों के साथ अच्छे संबंध होने के बाद भी वहां अभी तक अपर कास्ट और लोअर कास्ट का सिस्टम था, जिससे ना गांव के लोगों को जमींदार के घर में आने की इजाजत थी और ना ही जमींदार गांव वालों के घर में जाता था। अब शिवा और उसके दोस्त जानबूझकर ज्यादा शिकार और पेड़ काटने लगते हैं ताकि मुरली को अपने सर्विस में नाकामयाब बताकर उसका ट्रांसफर करा सके। इस बीच एक रात सुधाकर शिवा और उसके दोस्तों को पेड़ काटते देख लेता है और जाकर मुरली को उसकी खबर देता है। पर जैसे ही मुरली उस जगह पहुंचता है, वो पेड़ गलती से उसकी जीप पर गिर जाता है, जिससे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर देवेंद्र शिवा और उसके दोस्तों को कुछ दिनों के लिए जंगल में कहीं छुपने को कहता है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर पर अटैक करने के लिए पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आ सकती थी। लेकिन इसके बावजूद वो लोग एक दिन अपनी अपनी फैमिली से मिलने चले जाते हैं और पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है और उनकी बेल भी रिजेक्ट की जाती है। अब एक दिन अचानक रात को गुरवा नींद से जागता है और देवेंद्र को कॉल करके कहता है कि अब सब उसे ही ठीक करना होगा। फिर अगले दिन देवेंद्र गुरवा को अपनी जीप में लिफ्ट देते हुए अपनी जमीन दिखाता है और गुरवा को उसमें से 5 एकड़ जमीन देने का ऑफर करता है। पर बदले में वो गुरवा से कहता है कि कोला के वक्त तुम गांव वालों से ये कह दो कि गांव की जमीन जमींदार को वापस कर दी जाए। गुरवा कहता है, ये सब मैं कैसे कह सकता हूँ, तब तो दैव पंजोरली मेरे शरीर में होते हैं। लेकिन देवेंद्र कहते हैं कि दैव पंजोरली तो कुछ ही समय के लिए तुम्हारे शरीर में होते हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पंजोरली नहीं गुरवा बोल रहा है। अब यहाँ पर समझ आता है कि देवेंद्र भी अपने पिता की तरह ही लालची था और वो सिर्फ अब तक गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए रुका था। पर गुरवा के साफ मना करने पर देवेंद्र उसे मार देता है और रात में उसकी बॉडी देव के घर के सामने फेंक देता है। उसी रात सपने में शिवा को पंजोरली देव रोते हुए दिखाई देते हैं और वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि कोला करने वाला उनका भक्त गुरवा मर चुका था। अगले दिन देवेंद्र गुरवा को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए गुरवा के घर में चला जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। देवेंद्र गुरवा की मौत के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर को जिम्मेदार ठहराता है और गांव के लोगों को उनके खिलाफ भड़काने लगता है। वहां इंस्पेक्टर मुरली को गवर्नमेंट ऑफिस से पता चलता है कि देवेंद्र ने गांव वालों को बेवकूफ बनाकर धोखे से उनकी सारी जमीन अपने नाम कर ली थी। मुरली गांव वालों को इंसाफ दिलाना चाहता था, पर तभी उसका एक आदमी देवेंद्र को ये बात बता देता है। अब शिवा और मुरली दोनों उसके खिलाफ हो सकते थे, इसलिए देवेंद्र शिवा के हाथों मुरली को मरवाने का प्लान बनाता है, जिसके बाद गांव के लोग एक लॉयर की हेल्प से शिवा और उसके दोस्त को छुड़ा लेते हैं। अब देवेंद्र शिवा को शराब पिलाकर उससे ये कहता है
कि गुरवा को इंस्पेक्टर मुरली ने मारा है क्योंकि उसे पहले से हमारे लोगों का कोला करना पसंद नहीं था और वो तुमसे बदला भी लेना चाहता था। शिवा गुस्सा होकर मुरली को मारने के लिए जाने लगता है और देवेंद्र के लोग उसका पीछा करने लगते हैं ताकि जैसे ही शिवा मुरली को मार देगा उसी वक्त वो लोग शिवा को भी मार देंगे। लेकिन बीच में शिवा माधव की दुकान में अपनी तलवार धार करने के लिए रुकता है और तभी माधव उसे बताता है कि उसने उस दिन गुरवा को देवेंद्र की जीप में कहीं जाते हुए देखा था और जब देवेंद्र वापस लौटा तब वो अकेला था और फिर उसी रात एक जीप गुरवा की लाश देव के घर के सामने फेंककर चली गई। माधव की ये बात देवेंद्र के लोग भी सुन लेते हैं और तलवारें चाकू लेकर शिवा पर अटैक करते हैं, पर शिवा नशे में होने के बावजूद भी उन सभी को हैंडल कर लेता है और देवेंद्र से मिलने उसके घर चला जाता है। वहाँ वो देवेंद्र के घर में जाकर उसके डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है और उसे वार्न करता है। अब वापस अपने गांव लौटते वक्त रास्ते में उसे देव मशाल लिए दिखाई देते हैं और वो घबराकर बाइक से नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसे वहाँ गगरा की आवाज सुनाई देती है और देखता है कि एक जंगली सुअर गगरा पहने हुए उसके सामने खड़ा था और ये कोई मामूली जंगली सुअर नहीं बल्कि देव पंजोली की डिवाइन स्पिरिट थी। शिवा मशाल लेकर उसके पीछे जाने लगता है और उसी जगह आ पहुंचता है जहां से उसके पिताजी गायब हुए थे। तभी उसे देव की आवाज सुनाई देती है जो उसे सभी बुरे कामों को छोड़कर उनकी सेवा करने को कहते हैं। वहाँ गांव में इंस्पेक्टर मुरली सभी लोगों को बताता है कि देवेंद्र ने उनकी सारी जमीन अपने नाम कर ली है, इसलिए अब उनके पास एक ही रास्ता है कि जब भी गवर्नमेंट इस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देगी तब गांव के लोग गवर्नमेंट से बात करके अपनी जमीन वापस मांग सकते हैं और सर्वे किए हुए डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जिसकी जितनी भी जमीन थी उन्हें वापस मिल जाएगी। अब शिवा गांव लौटकर सबको बताता है कि देवेंद्र ने सिर्फ उनकी जमीन ही नहीं बल्कि गुरवा को भी मारा है, जिसके बाद शिवा इंस्पेक्टर मुरली से माफी मांगकर पिछली बातें भूल जाने को कहता है। पर तब तक वहाँ देवेंद्र काफी सारे गुंडे लेकर गांव वालों पर अटैक कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए गांव वाले भी उन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें मुरली और बाकी फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी उनका साथ देते हैं। उनकी लड़ाई में दोनों ग्रुप के कई लोग मारे जाते हैं, जिसे देवेंद्र एक जगह बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। इनफैक्ट वो भी लोगों को गन से शूट करके मार रहा था। पर बात ज्यादा तब बिगड़ जाती है जब देवेंद्र एक छोटी बच्ची और शिवा के दोस्त बुल्ला को शूट करके मार देता है। एक बच्ची को मारते देख सुधाकर, जो अब तक देवेंद्र की गुलामी करता था, वो उसके ही लोगों को मारने लगता है, लेकिन अपने खिलाफ जाने के लिए देवेंद्र उसे भी मार देता है। बुल्ला को मरते देख शिवा गुस्से में देवेंद्र को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर तभी देवेंद्र का एक आदमी शिवा को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जिसका शिवा के पास कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद वो उसका गला पकड़कर उसे हवा में लटका देता है, जिससे शिवा की मौत हो जाती है। शिवा के मरने से देवेंद्र अपने काम में कामयाब हो चुका था, इसलिए वो गांव वालों के सामने कोला ट्रेडिशन की इंसल्ट करता है और देव को भी झूठा बताता है। पर तभी देव शिवा के पास आकर चिल्लाते हुए उससे कुछ कहते हैं, जिससे शिवा बहुत एग्रेसिवली अपने घुटनों पर खड़ा हो जाता है। लेकिन अब वो शिवा नहीं बल्कि उसके शरीर में प्रवेश हुए देव गुलिगा थे, जिसे सभी गांव वाले हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगते हैं। उसके बाद गुलिगा देव एक एक करके बहुत एग्रेसिवली देवेंद्र के सभी लोगों को मार देते हैं और देवेंद्र से कहते हैं कि ये जमीन गांव वालों की है और उसे उनसे कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर गुलिगा देव देवेंद्र को भी मार देते हैं। फिर सीन कट होकर अगले साल के कोला फेस्टिवल में दिखाया जाता है, जिसमें शिवा परफॉर्म कर रहा था। परफॉर्मेंस के समय देव पंजोली इंस्पेक्टर मुरली को गांव के लोगों का साथ देने के लिए आशीर्वाद देते हैं और इस गांव को और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी उसे ही सौंपते हैं। शिवा की माँ फाइनली शिवा को कोला परफॉर्म करते देख सेटिस्फाइड दिखाई देती हैं और वहाँ लीला को भी शिवा के बच्चे से प्रेग्नेंट दिखाया जाता है, जिसके बाद शिवा अपने पिता की तरह ही मशाल लेकर जंगल की तरफ भागता है और उसी सर्किल में जाकर रुकता है जहां उसके पिता गायब हुए थे। तभी वहां शिवा के पिताजी भी देव के रूप में आ जाते हैं और दोनों चिल्लाते हुए एक साथ गायब हो जाते हैं। फिर स्टोरी कुछ सालों के बाद दिखाई जाती है, जहां शिवा का एक दोस्त शिवा के बेटे को शिवा की कहानी बताने लगता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।